नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबर। भारतीय सेना ने पुंछ रजौरी सेक्टर में एलओसी के पास पाकिस्तान की तरफ से हुई भारी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। सेना के सूत्रों का दावा है कि इस दौरान 3 से 4 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा हमला करते हुए उन्हें चुनौती दी है कि राहुल दिखाएं कि कहां इस कानून में एक भी जगह किसी की भी नागरिकता लेने का प्रावधान दिया गया है। करगिल के बहादुर के नाम से विख्यात भारतीय वायुसेना के 7 घातक लड़ाकू विमान MiG-27 के आखिरी स्क्वाड्रन को जोधपुर एयरबेस पर अंतिम विदाई दी गई। करीब 35 साल तक सर्विस में रहे MiG-27 विमान का पाकिस्तान में इस कदर खौफ था कि वो इन्हें चुड़ैल कहकर बुलाता था। और आज 54 साल के हुए अभिनेता सलमान खान को बर्थडे पर स्पेशल गिफ्ट मिला है। बहन अर्पिता के एक बेटी को जन्म देने पर सलमान दूसरी बार मामा बन गए। आंध्र प्रदेश में अमरावती को राजधानी बनाने के मुद्दे पर किसानों ने जमकर हंगामा किया। आंध्र प्रदेश के अमरावती में 3 राजधानी बनाने के फैसले के खिलाफ किसानों ने हिंसक प्रदर्शन किया और आंदोलन को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हुए कुछ पत्रकारों पर हमला बोल दिया। इस हमले में कुछ पत्रकार घायल हो गए। कोलकाता में CAA और NRC के खिलाफ कांग्रेस और वाम दलों ने विशाल विरोध प्रदर्शन किया और नए कानून और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय वायुसेना की ताकत रहे और करगिल युद्ध में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले MiG-27 लड़ाकू विमान को राजस्थान के जोधपुर में औपचारिक विदाई दी गई। इस दौरान कई अधिकारी MiG-27 के ऊपर चढ़ गए और उनकी पत्नियां नीचे खड़ी हो गई। तमिलनाडु के त्रिची में एक किसान पी शंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में उनका एक मंदिर बनवाया। पी शंकर रोज दूसरे देवताओं की तरह ही पीएम मोदी की मूर्ति की विधिवत पूजा करते हैं। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में नागरिकता कानून के समर्थन में विशाल रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और सरकार के प्रति समर्थन जताया। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में नागरिकता कानून के समर्थन में विशाल रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और सरकार के प्रति समर्थन जताया। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बीच केदारनाथ से भगवान केदार को विधि विधान के साथ गुप्त काशी लाया गया। 0 से 20 डिग्री नीचे तापमान में पंडित नंगे पैर पालकी को उठाए हुए थे और साथ में दूसरे पंडित भी नंगे पैर चल रहे थे। रूस के मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आइस हॉकी खेली और 11 नंबर की जर्सी पहनकर सबसे ज्यादा गोल कर अपनी टीम को जीत दिलाई। इस मैच में रक्षा मंत्री के साथ साथ कई पूर्व हॉकी खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। सलमान खान ने अपना जन्मदिन भाई सोहेल खान के घर पर धूमधाम से मनाया। इस दौरान सलमान ने अपनी गोद में अर्पिता के बेटे आहिल को लेकर केक काटा। गुजरात के राजकोट में IFJD यानी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड ज्वेलरी डिजाइन के छात्रों ने शानदार फैशन शो का आयोजन किया। इस शो में मुंबई की मॉडल्स ने हिस्सा लिया।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा घाट पर बड़ी संख्या में साइबेरियन पक्षी पहुंचे, जिसे देखकर सैलानी और स्थानीय लोग रोमांचित महसूस कर रहे हैं। रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल हुए राहुल गांधी ने सरकार पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला और सरकार पर लोगों को आपस में बांटने का आरोप लगा दिया। लेकिन इससे पहले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में राहुल गांधी डांस में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें पारंपरिक टोपी पहनाई, जिसे पहनकर राहुल गांधी मंच पर थिरकते नजर आए। इसके बाद एक नेता ने उनके गले में ढोल डाल दिया। आदिवासी टोपी और ढोल के साथ राहुल गांधी ने पारंपरिक धुन पर खूब डांस किया। लोक कलाकारों के साथ इस डांस में राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल रहे और उनकी हौसला अफजाई की। लेकिन इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। आज पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में हिंसा हो रही है, महिलाओं को मतलब यहाँ पे सड़कों पे नहीं चलने दिया जा रहा है और बेरोजगारी 45 साल से ज्यादा। मगर नरेंद्र मोदी इसके बारे में समझा नहीं पा रहे, शायद उनको भी नहीं समझ कि हुआ क्या, कैसे हुआ। पहले मजाक उड़ाते थे, अब प्रधानमंत्री का जो काम है वो कर नहीं पा रहे। इतना ही नहीं, राहुल ने नागरिकता कानून और एनआरसी पर भी सरकार को घेरा। चाहे एनआरसी हो, चाहे एनपीआर हो, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स है। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाया। इसी तरह प्रियंका गांधी ने भी सीएए को लेकर सरकार पर हमला जारी रखा। ट्वीट करके अमित शाह पर तंज कसते हुए लिखा कि क्रोनोलॉजी समझिए, आप पहले वो आपसे 2 करोड़ नौकरियों का वादा करेंगे, फिर वो सरकार बनाएंगे, फिर वो आपकी यूनिवर्सिटीज बर्बाद करेंगे, फिर वो देश का संविधान बर्बाद करेंगे, फिर आप प्रोटेस्ट करेंगे, फिर वो आपको फूल बोलेंगे, लेकिन यंगिस्तान मैदान में डटा रहेगा। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने भी राहुल और कांग्रेस पर पलटवार करने में देर नहीं की। अमित शाह ने नागरिकता कानून पर राहुल गांधी को चुनौती दी तो प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी को साल का सबसे बड़ा झूठा आदमी करार दिया। मैं चैलेंज देता हूं यहां से राहुल बाबा को, ये पूरे एक्ट के अंदर एक भी जगह पे किसी की भी नागरिकता लेने का अगर प्रावधान है तो कृपया आप बता दीजिए। तो राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब भी और अब नहीं है तब भी कुछ भी बोलते हैं और लगातार झूठ बोलते हैं। 2019 का मैन ऑफ द ईयर ऐसे जो सभी लोग आप विश्लेषण करोगे, झूठ ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार के लिए वो पात्र है। एनपीआर से क्या होता है? एनपीआर से गरीब की पहचान होती है। 2010 में बने एनपीआर के डाटा के आधार पर अनेक राज्यों ने अपने राज्य में बेनिफिशियरीज का सिलेक्शन किया। अब वही 2020 में हो रहा है। लेटेस्ट स्थिति आएगी सामने, तो लाभार्थियों की पहचान में एनपीआर का बहुत बड़ा योगदान होता है, सहायता होती है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और जम्मू कश्मीर में एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के 4 सैनिकों को मार गिराया। साथ ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 3 चौकियों को तबाह कर दिया। गुरुवार को भी पाकिस्तान के खिलाफ हाजीपुर सेक्टर में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने पीओके के देवा सेक्टर में 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। पिछले 24 घंटे में भारतीय सेना की कार्रवाई में 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं और कई पाकिस्तानी सैनिक इस दौरान घायल भी हुए। इससे पहले बुधवार को पाकिस्तानी गोलीबारी में रामपुर सेक्टर में भारतीय सेना के एक जेसीओ शहीद हो गए थे और एलओसी के पास हो रही गोलीबारी में एक महिला की भी मौत हो गई थी। पाकिस्तान ने तनाव ऐसे माहौल में बढ़ाया है जब भारत सरकार ने 2 दिन पहले ही कश्मीर से 7,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को वापस बुला लिया है।
इन्हें अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से पहले जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया था। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जुमे की नमाज से पहले दिल्ली के सीलमपुर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। टीवी कलाकार कुशल पंजाबी ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया है। राजस्थान के बाली में एक तेज रफ्तार कार की चपेट में एक बाइक आने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि हादसे के बाद बाइक धू-धू कर जलकर राख हो गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में झुंड के साथ घूम रहा एक हाथी दलदली खेत में फंस गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे बाहर निकालने में घंटों मशक्कत की। यूपी के बहराइच में लकड़ी से लदे ट्रक में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद ट्रक धू-धू कर जलकर राख हो गया। तेलंगाना के करीमनगर में एक घर में आग लगने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर के एक पोल्ट्री फार्म में हजारों मुर्गों के मरने के बाद 45,000 से भी ज्यादा मुर्गी और चूजों को डिस्पोज किया गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पहुंच गया। कजाकिस्तान के अलमाटी में एक विमान उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही 2 मंजिला इमारत से टकरा गया। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में लगातार लुढ़कते पारे के साथ कपकपाने वाली ठंड सर्दी के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। दिल्ली में शुक्रवार को सबसे सर्द दिन रहा। 118 साल बाद दिल्ली वालों ने हाड़ कपाने वाली ठंड महसूस की, क्योंकि सुबह 6 बजे पारा 4.2 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक 1901 के बाद दिसंबर में पड़ने वाली ये रिकॉर्ड सर्दी है। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की सर्दी और शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में दिसंबर की सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। ठंड का आलम यह है कि 1901 के बाद ऐसा दूसरी बार है जब दिसंबर के महीने में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक साल के आखिरी दिन तक दिल्ली में पारा और ज्यादा लुढ़कने के आसार हैं। आज जो हमारे पास न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादातर ऑब्जर्वेटरीज में रिकॉर्ड किया गया है। तो ये कंडीशन जो है वो कोल्ड वेव के लिए है, जबकि तापमान दिल्ली एनसीआर में 4 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। तो कल 28 और 29 में भी हम लोग कोल्ड वेव की संभावना जता रहे हैं। और दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 13.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7 डिग्री कम है। वहीं दिल्ली में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 700 मीटर थी। शुक्रवार के दिन दिल्ली के सफदरजंग का न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 13.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि पालम में तापमान 11.8 डिग्री और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 12.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रात जितनी ज्यादा सर्द थी, सुबह उससे भी हाड़ कपाने वाली सर्दी ने दिल्ली वालों के होश फाख्ता कर दिए। बस हाथ ठंडे हो रखे हैं और हाथ में दर्द हो जाता है। सुन होने के बाद ये पता भी नहीं चलता कि कैसे शूट करें, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, यही करना है। फोटोग्राफी मतलब शौक के लिए करते हैं। तो हर साल आते हैं, हर साल ठंड होती है, लेकिन फिर भी करते ही हैं। ठंड के मामले में दिल्ली शिमला को टक्कर दे रही है। साफ लग रहा है कि जैसे सर्दी ने राजधानी पर शिकंजा कस लिया है। मौसम की मार से बचने के लिए लोग शेल्टर होम का सहारा ले रहे हैं। लगभग 10 दिन हो गया। दिल्ली सरकार द्वारा यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिल रही जो है वो सब कुछ मिल रहा है हमको। जो भी सुविधा गवर्नमेंट दे रही है वो सब मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। अपना इलाज कराते हैं, दिन भर हॉस्पिटल में भाग दौड़ करते हैं, शाम को आकर अपना आराम से खाना वाना खा के सो जाते हैं। मौसम विभाग की माने तो नए साल का आगाज ओलावृष्टि के साथ हो सकता है। 1 और 2 जनवरी को शीतलहर के साथ बारिश और ओला पड़ने की संभावना जताई गई है। वहीं 3 जनवरी तक हिल स्टेशनों में भी भयंकर बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है, जिससे दिल्ली समेत उत्तर भारत में पारा और नीचे जाएगा। मौसम की मार पड़ी तो दिल्ली से आने जाने वाली ट्रेनें 1 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिससे चलने वाली ठंडी हवाएं उत्तर भारत में रहने वाले लोगों की हड्डियां गला रही हैं। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी गई है। क्या मैदान क्या पहाड़, ऐसा लग रहा है जैसे आधे हिंदुस्तान में कुदरत ने -, डिग्री का आपातकाल लगा दिया है। गलियां, सड़कें, शहर के शहर सफेद अटैक की मार झेल रहे हैं।
जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में पारा -30 डिग्री तक चला गया है, जिसका सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर के द्रास में देखने को मिला, जहां तापमान -30 डिग्री से भी नीचे चला गया। बर्फबारी ने धरती का स्वर्ग कहे जाने वाली कश्मीर घाटी को भी अपनी आगोश में ले लिया है। डल झील के बाहरी किनारों पर बर्फ की 2 इंच मोटी बर्फ जम चुकी है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर में बीती रात मौसम की सबसे ठंडी रात रही, तापमान -5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बहुत सर्दी है। आज सुबह से ही यहाँ बहुत सर्दी है। लोग बाहर निकलने में भी डर महसूस करते हैं। ये देखो डल लेक पूरा जमा हुआ है। सुबह बहुत परेशानी होती है नाव निकालने के लिए, उसके लिए रास्ता बनाना पड़ता है, ये बर्फ काटना पड़ता है। कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी ठंड ने लोगों को बेहाल कर रखा है। गुलमर्ग में -12, पहलगाम में -13 और लेह में -18 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहाँ जबरदस्त बर्फबारी और -20 डिग्री तापमान के बीच भगवान केदारेश्वर की प्रतिमा को दूसरे मंदिर में शिफ्ट किया गया। केदारनाथ से गुप्तकाशी तक के सफर में पंडित नंगे पांव भगवान की डोली को कंधे पर उठाते नजर आए। दो 2019 में पड़ने वाली ठंड ने रेगिस्तान को भी बेहाल कर रखा है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी के साथ चूरू में भी पारा 0.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बर्फबारी की वजह से सैकड़ों एकड़ फसल भी बर्बाद हो चुकी है। हालात ये है कि फसलों के साथ पेड़ पौधों पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। सबसे ठंडे राज्यों के मामले में राजस्थान के साथ हरियाणा और पंजाब में मानो रेस सी लगी है। कड़ाके की ठंड की वजह से लुधियाना में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 दशक बाद इतनी ठंड पड़ने से लोग बेहाल हैं। लुधियाने में आके यहाँ पर देखा मैंने, इतनी बुरा हाल है। लुधियाने में ठंड में बहुत ज्यादा 25 साल पुरानी ठंड आई है। ठीक है जी, इतनी ठंड नहीं देखी, यहाँ बहुत बुरा हाल है। कमोबेश यही हाल अमृतसर का भी है। शुक्रवार को अमृतसर शिमला से ज्यादा ठंडा रहा। यहाँ दिन का पारा 11 डिग्री जबकि शिमला का 11.8 डिग्री था। जलंधर पटियाला का भी बुरा हाल है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिनों तक शीतलहर और कोहरा पड़ने की संभावना जताई है। शीतलहर को देखते हुए मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही 28 दिसंबर तक इन राज्यों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 28 दिसंबर को राज्य के कई हिस्सों में जबरदस्त शीतलहर की चेतावनी जारी की है। माउंट आबू में पारा -1 डिग्री तक पहुंच गया है। पारा माइनस में जाने से बर्तनों में रखा पानी जमने लगा। पेड़ पौधों और फसलों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। 10 शीतलहर की चेतावनी जारी की है। माउंट आबू में पारा -1 डिग्री तक पहुंच गया है। पारा माइनस में जाने से बर्तनों में रखा पानी जमने लगा। पेड़ पौधों और फसलों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। खेतों में जमा पानी भी बर्फ में बदल चुका है। किसानों के चेहरों पर भी अब चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी हैं। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि ठंड की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना तक दूभर हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल कपकपाती ठंड से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। नए साल की शुरुआत तक देश के अलग अलग हिस्सों में काफी ठंड पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 28 दिसंबर तक जबरदस्त सर्दी रहेगी। चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में शीतलहर की वजह से पारा और नीचे लुढ़कने के आसार हैं। अगले 3 दिनों तक मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में घना कोहरा रह सकता है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 2 दिनों तक हार कपाने वाली ठंड रहेगी। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना है, जबकि पूर्वी भारत में 2 जनवरी तक कड़ाके की ठंड बने रहने की संभावना है। जब देश की सियासत में हिंदू मुसलमान का मुद्दा गर्म है, तो ऐसे में यूपी में फिरोजाबाद के हाजी कादिर ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल पेश की है। पिछले हफ्ते नागरिकता कानून के विरोध के दौरान हुए प्रदर्शन में उन्होंने एक पुलिस वाले को उपद्रवियों से बचाया और उसे बचाकर पहले तो अपने घर ले गए और फिर बाद में सकुशल थाने पहुंचा दिया। उपद्रवियों ने सिपाही अजय कुमार के एक हाथ की उंगलियां तोड़ दी थी, लेकिन अगर हाजी कादिर न होते तो उसकी जान भी जा सकती थी। हालचाल पूछने हाजी कादिर जब अजय कुमार के घर पहुंचे तो खुद अजय कुमार बच्चे की तरह हाजी साहब के गले मिले और परिवार वालों ने उनके लिए पलकें बिछा दी। भगवान के रूप में इनको देख रहे हैं भाई साहब को, और जानते हैं कि हमारा बच्चा बचा दिया तो भगवान नहीं है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
30 दिसंबर को फिरोजाबाद में भीड़ नागरिकता कानून के खिलाफ उपद्रव कर रही थी। इस दौरान बड़ी तादाद में पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे। भीड़ ने सिपाही अजय कुमार को घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। आप नहीं बोलते थे बातों में, उसमें मेरे मौत दिखाई देगी थी सामने। गनीमत रही कि अजय कुमार के फंसने की खबर हाजी साहब को फोन पर मिल गई, लेकिन तब तक भीड़ उन पर टूट चुकी थी। लोगों ने मुझे पीछे से घेर लिया, आगे से घेर लिया, ईंट पत्थर और मारने लगे मुझको। तो मैं चिल्लाया तो बहुत ही बड़ी सब मोटरसाइकिल थी, वो गिर गई मेरी, वो तोड़ दी सब, और मुझे घेर लिया ईंट पत्थरों से और डंडों से मारने लगे मुझे। तो ये दो लोग थे साहब, 2-4 लोग थे, आए हाजी साहब थे, और तो उन्होंने मुझे बचाया और सामने एक दुकान, उसमें अपने मकान में घुसा के ले गए मुझे। हाजी कादिर भीड़ से बचाकर अजय कुमार को अपने घर ले गए। कि सर में काफी चोट थी, उनकी उंगली टूट चुकी थी, वो तड़फ रहे थे बुरी तरीके से। तो मैंने उन्हें फिर बहुत संजीदगी से समझाया, मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल परेशान मत हो, और मैंने अपने उनको कपड़े वपड़े। हाजी कादिर ने अजय कुमार को थाने पहुंचा दिया, जिसके बाद उनका इलाज हुआ और आज वो काफी हद तक स्वस्थ हैं। हाजी साहब उनके घर पहुंचे तो अजय कुमार की मां ने हाजी कादिर को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। हाजी कादिर ने भी अजय कुमार को मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दिया। चलने लगे तो अजय कुमार ने बच्चों की तरह उनके पैर छूकर प्रणाम किया। हाजी कादिर ने परिवार को दुआएं दी और ऊपर वाले को शुक्रिया कहा। ग्वालियर में रेलवे स्टेशन पर पुलिस से कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। मध्य प्रदेश में ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत हो गई, जिससे वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक स्कूल में छात्रा से अश्लील हरकत करने के आरोपी एक शिक्षक की छात्रा के परिजनों ने जमकर पिटाई कर दी। आंध्र प्रदेश के अमरावती को 3 राज्यों की राजधानी बनाने के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को 10वें दिन भी जारी रहा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में नगर निगम की लापरवाही के चलते ठंड में गरीब लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हुए। रैन बसेरे में ताला लगने की वजह से लोग परेशान हो गए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने एक शख्स को 6 साल की बच्ची से यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इराक के नए प्रधानमंत्री असद अल हरीरी के खिलाफ बसरा में ईरान समर्थक विरोधी दलों ने जमकर विरोध किया और कई जगहों पर सड़कों पर आग लगाकर उसे जाम कर दिया। मुंबई में शेरा चिकना नाम के एक शख्स ने फेसबुक पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को उसके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और हैप्पी बर्थडे बॉस लिखकर पोस्ट कर दिया। फिलीपींस में चक्रवाती तूफान फानफोन ने जबरदस्त तबाही मचाई, जिसके चलते 16 लोगों की मौत हो गई और कई घर तबाह हो गए। फानफोन तूफान के चलते हजारों लोग बेघर हो गए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया और वहां रह रहे लोगों का हालचाल पूछा। इस दौरान सीएम ने लक्ष्मण मेला ग्राउंड, पुराने एसएसपी ऑफिस और केजीएमयू के पास बने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। यहाँ पे तो पैसा तो नहीं लेता, दिक्कत तो नहीं है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला इलाके में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो वंडरलैंड का आयोजन किया, जिसमें मुकेश अंबानी, नीता अंबानी समेत कई बड़े फिल्मी सितारे भी शामिल हुए। और आप कान खोल के मैं फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे करगिल के बहादुर को आखिरी सलाम, और साथ ही दिखाएंगे बर्थडे पर सलमान को कौन सा स्पेशल गिफ्ट मिला है। अंदाज में अपना जन्मदिन मनाया। अभिनेता सलमान खान 54 साल के हो गए हैं। सलमान खान का घर वालों के साथ केक काटते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें सलमान खान भांजे आहिल के साथ केक काटते हुए नजर आए।
अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जब टीवी शो डांस प्लस में पहुंची तो वहां कंटेस्टेंट ने दीपिका के गानों पर स्पेशल डांस कर उन्हें ट्रिब्यूट दिया। दीपिका डांस देखकर भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बहुत सारे शोज पे गई हूँ, पर आज जो मैं महसूस कर रही हूँ मैं शब्दों में कह नहीं सकती। वेब सीरीज स्टेट ऑफ सीज का टीजर रिलीज हो गया है। ये वेब सीरीज 26/11 मुंबई हमले पर बनी है, जो कि 24 जनवरी 2020 को ZEE5 पर रिलीज होगी। फिल्म शिमला मिर्च का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में राजकुमार राव, हेमा मालिनी और रकुल प्रीत सिंह मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरे दिल में तुम्हारे नैनों का तीर लग गया। ओके, मेरी माँ को तुमसे प्यार हो गया है। अभिनेता राजकुमार राव इन दिनों स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मना रहे हैं। राजकुमार राव ने अपने इंस्टाग्राम पर इसका एक वीडियो शेयर किया है। पाकिस्तान के साथ हुए करगिल युद्ध का हीरो MiG-27 विमान 35 साल के लंबे सफर के बाद वायुसेना से रिटायर हो गया। राजस्थान के जोधपुर एयरबेस से 7 MiG-27 विमानों ने अपनी आखिरी उड़ान भरी, जिसे देखना ऐतिहासिक था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी करगिल के इस योद्धा की जांबाजी को सलामी दे रहा हो। MiG-27 आसमान में एक साथ कलाबाजी दिखा रहे थे, जबकि नीचे खड़े एयरफोर्स के अधिकारी और लोग उसका स्वागत कर रहे थे। करीब 4 दशक तक देश की सेवा करने वाला करगिल का बहादुर अब आसमान में कभी नहीं दिखाई देगा। यही वजह है कि इस इमोशनल घड़ी में इसके पायलट और एयरफोर्स अधिकारी अपने चहेते लड़ाकू विमान को आखिरी विदाई देने जोधपुर एयरबेस पहुंचे, जहां 7 विमानों को सजा संवार कर रखा गया था। बिल्कुल इमोशनल है। हमने वी आर द बिगिनर्स स्टार्ट किया था। आई कमांडेड द स्क्वाड्रन 31 फॉर 3 years. Then in Kargil war, I was the base commander Alwara, जब ये एक्चुअल पार्ट इस जहाज ने लिया था। तो लड़ाई के टाइम पर मेरे कंट्रोल में थे तीनों स्क्वाड्रन। MiG-27 का इंडियन एयरफोर्स में गौरवशाली इतिहास रहा है। सोवियत रूस से खरीदे गए इस विमान को 1981 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। ये उस दौर का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट था, लेकिन इसका असल इस्तेमाल 1999 में करगिल युद्ध के दौरान हुआ। हालांकि विमान की विदाई को लेकर उससे जुड़े फ्लाइंग अफसर काफी भावुक दिखे। हर चीज की एक उम्र होती है। इसने अपना काम किया है, 40 साल देश की सेवा की है। डन इट्स जॉब। संसद हमले के बाद MiG-27 का इस्तेमाल 2001 में हुए ऑपरेशन पराक्रम के दौरान भी हुआ था, जो 1971 के बाद भारतीय सेना की सबसे बड़ी लामबंदी मानी जाती है। MiG-27 को भारतीय वायुसेना के बेड़े में 1985 में शामिल किया गया था। पाकिस्तान के खिलाफ करगिल युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाने की वजह से इसे बहादुर नाम दिया गया था। MiG-27 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता था। ये लड़ाकू विमान 4000 किलोग्राम तक के हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम था। MiG-27 कम ऊंचाई पर उड़ान भर दुश्मन के रडार को चकमा देने और हमला बोलने में सक्षम था। हवा में मुड़ने वाले पंख इस विमान की खासियत थे। दूसरे किसी भी फाइटर प्लेन में यह सुविधा नहीं थी। पाकिस्तान की फौज में MiG-27 का इतना खौफ था कि पाकिस्तान इसे चुड़ैल के नाम से बुलाता था। रूस, यूक्रेन और श्रीलंका अपने बेड़े से इस विमान की विदाई पहले ही कर चुके हैं। CAA और NRC के विरोध में जारी प्रदर्शनों के बीच आज जुमे के दिन शांति बरकरार रही। दिल्ली से लेकर देश के दूसरे शहरों में प्रदर्शन तो हुए, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। राजधानी में पिछले हफ्ते जमकर हंगामा और हिंसा हुई थी, इसीलिए दिल्ली में पुलिस खास तौर पर सतर्क थी। लेकिन दिल्ली के जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए जुटे लोगों ने सारी आशंकाओं को गलत साबित किया।
पढ़ी गई, लेकिन राई रत्ती बवाल नहीं हुआ। हालांकि इस इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद थी और सतर्क थी। सुरक्षा के लिए इलाके का जायजा ड्रोन से लिया गया, यानी हालात बिगड़ते ही उसे काबू करने की पूरी तैयारी थी। तो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था है। ये आप देखिए, दरियागंज से जामा मस्जिद गेट नंबर 8 की जो सड़कें हैं तो आगे इसको बंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी गाड़ियां ना आए, कोई उस तरह के लोग ना आए और जगह जगह सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। जामा मस्जिद के गेट पर पुलिस के साथ सीआरपीएफ की बटालियन तैनात रही। पिछले हफ्ते जुमे के दिन दिल्ली के दरियागंज इलाके में जमकर हिंसा हुई थी, लेकिन उससे सबक लेते हुए एक और प्रशासन मुस्तैद था तो दूसरी ओर आम लोग भी वैसे हालात खड़े न हो इसके लिए सतर्क थे। नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध तो हुआ, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए पर्चियां भी बांटी गई। हंगामे की आशंका की वजह से जामा मस्जिद में भीड़ कम रही, लेकिन नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध हंगामे में नहीं बदला। लोकतंत्र की इन आवाजों का उठता रहना देश और संविधान के लिए, हम सबके लिए बेहद जरूरी है, उतना ही यानी दिल्ली में नागरिकता कानून का विरोध अपनी जगह कायम है, लेकिन जुमे के दिन इसका तरीका लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण रहा। लेकिन सिर्फ जामा मस्जिद इलाके में ही नहीं, बल्कि दिल्ली के उन इलाकों में भी शांति बनी रही जहां पिछले हफ्ते जमकर बवाल हुआ था। नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली के जाफराबाद इलाके में पिछले हफ्ते हिंसा हुई थी, इसलिए जुमे के दिन वहां सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क थी। हालात को काबू में रखने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ आरएएफ को भी तैनात किया गया था और नजर बनाए रखने के लिए खुद पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। पिछली बार की जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें साफ तौर पे जो पुलिस जो थी वो कम पड़ गई थी प्रोटेस्टर्स के सामने, और जिस तरह का वायलेंट प्रोटेस्ट भी इस इलाके में हुआ था वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय था। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इस बार दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि इस तरह की कोई चूक हो, और उसी के लिए आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर रखी हुई है। पुलिस ने हिंसा को रोकने के लिए पूरी तैयारी की थी, लेकिन नागरिकता कानून का विरोध हंगामे में तब्दील नहीं हुआ। हमारा मकसद है अमन बना रहे। मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो यहाँ पर 2 दिन मूवमेंट हुआ उसके जरिए हमने लोगों में अमन बनाया। मैं माँ बहनों से जो टीवी देख रही हैं उनसे अमन की अपील करता हूं कि वो अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, भाइयों को, रिश्तेदारों को घरों में रखें। उनसे कहें नमाज पढ़ने जाए, नमाज पढ़ के घरों में आ जाए। इस इलाके के लोग भी इस बात को लेकर सतर्क थे कि वहाँ पिछले हफ्ते जैसे हालात नहीं बने, तो वहीं पुलिस भी अपनी ओर से पूरी तरह से तैयार थी। ये तमाम वो पुलिसकर्मी हैं जो फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं और साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की गई है कि किसी भी तरीके से जो हालात हैं उन्हें शांतिपूर्ण ही कायम रखा जाए और लोगों से लगातार यही अपील। पिछली बार से सबक लेते हुए पुलिस ने इस बार अपनी सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम किया था। पुलिस के पास इलेक्ट्रॉनिक शॉक वाली मजबूत ढाल दिखी। यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं उन लोगों से भी हमने अपना पिछले 10 दिनों में काफी मीटिंग्स की हुई हैं। हमारी उनसे यही अपील है कि शांति बनाए रखें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद करें। लेकिन अच्छी बात यह रही कि पुलिस को सख्ती दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नागरिकता कानून के विरोध के बावजूद लोगों ने कानून को हाथ में नहीं लिया। दिल्ली में कहीं हंगामा नहीं हुआ, लेकिन नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन जरूर हुआ। दिल्ली के जोरबाग इलाके में लोगों ने पोस्टर बैनर के साथ नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध किया। हालांकि मार्च शांतिपूर्ण रहा और यहाँ पर किसी भी तरह का हंगामा नहीं हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हिंसा के मामले में गिरफ्तार किए गए चंद्रशेखर उर्फ रावण को भी रिहा करने की मांग की। नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा की आशंका दिल्ली के साथ साथ यूपी में भी थी, जहां पिछले हफ्ते जमकर हंगामा हुआ था और इसीलिए उत्तर प्रदेश में तमाम शहरों में पुलिस शुक्रवार को खास तौर पर मुस्तैद रही। सभी बड़े शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी की गई। जिन शहरों में पिछले हफ्ते हिंसा भड़की थी वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले नजर आए। हालांकि ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई और उसके बाद किसी भी तरह का प्रदर्शन या फिर हंगामा नहीं हुआ। फिर भी लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर जैसे शहरों में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। वहां पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी की गई थी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि पुलिस को कहीं भी सख्ती बरतने की जरूरत नहीं पड़ी। एक तरफ जहां नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं बीजेपी नागरिकता कानून के समर्थन में रैली कर रही है।
मुंबई में CAA के पक्ष में एक बड़ी रैली की और अगस्त क्रांति के मैदान की इस रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ इस रैली में बीजेपी के कई बड़े नेता नजर आए। देवेंद्र फडणवीस ने नागरिकता कानून को देश के लिए जरूरी बताते हुए दावा किया कि ये कानून किसी के खिलाफ नहीं है और इससे भारत में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और इस बीच मुंबई से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के घाटकोपर से खबर आ रही है जहां पर एक फैक्ट्री में इस वक्त भीषण आग लग गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद हैं और घाटकोपर की इस फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। आग कैसे लगी है ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस आग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मुंबई का एक घाटकोपर इलाका है जहां पर इस वक्त जबरदस्त आग लगी हुई है। फैक्ट्री है दरअसल ये, और फैक्ट्री में आग लगी है जिसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। लगातार फायरकर्मी ये प्रयास कर रहे हैं कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए, लेकिन आग कैसे लगी है, आग लगने के पीछे क्या कारण है, फिलहाल ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इस बीच लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस इलाके में जो आग लगी है इस फैक्ट्री में उस पर काबू पा लिया जाए। मुंबई का ये घाटकोपर इलाका है जहां पर ये आग लगी है। बताया जा रहा है, जो अभी तक जानकारी मिल रही है, इनिशियली प्राथमिक जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक घाटकोपर इलाके में ये आग लगी है और आग फैक्ट्री में लगी है। तेजी से आग फैलती जा रही है। तुरंत फायर ब्रिगेड को इस बारे में सूचना दी गई है और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, कई टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आग भड़कती जा रही है, धधकती जा रही है और धुआं बहुत जबरदस्त निकल रहा है, तो इस वजह से फायर कर्मियों को दिक्कत भी आ रही है इस आग पर काबू पाने में। लेकिन कई गाड़ियां हैं तो बहुत जल्द उम्मीद की जा रही है कि इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। गुजरात में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में जामनगर ड्रोल हाईवे पर एक सड़क हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स घायल हो गया। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया, जिसमें पाकिस्तान के 4 सैनिक ढेर हो गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी के प्रश्न पत्र में क्रांतिकारियों को आतंकवादी बताए जाने का सवाल पूछे जाने पर हंगामा खड़ा हो गया। इस सवाल पर विपक्ष सहित कई छात्र संगठनों ने आपत्ति जताई। ये आ रहा है, दिक्कत आ रही है कुछ, ये क्या बना रहे हैं ये लोग, नागरिकता कानून को लेकर सरकार पर हमलावर कांग्रेस शनिवार को पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर देश भर में प्रदर्शन करेगी और संविधान बचाओ देश बचाओ का संदेश देगी। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य की राजधानी को दूसरी जगह ले जाने पर फैसला टाल दिया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल की बैठक में इस विषय पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर चर्चा हुई, लेकिन फैसला नहीं लिया गया। समाजसेवी अन्ना हजारे ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर उन्हें दी जा रही सुरक्षा हटा लेने का ये कहकर आग्रह किया कि उनकी सुरक्षा पर काफी पैसा खर्च होता है। और लौट रहे हैं फौरन वापस, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, डांसर सपना चौधरी की गाड़ी पर हमला किया गया है। किसी अज्ञात वाहन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी है। जानकारी मिल रही है कि सोहना दिल्ली रोड पर यह हादसा हुआ है। हरियाणवी सिंगर वीर साहू को इसमें चोट लगी है। सपना चौधरी इस हादसे के बाद से सदमे में है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये एक्सीडेंट हुआ है सपना चौधरी की गाड़ी का, जिसमें सपना चौधरी हादसे के बाद से सदमे में है और हरियाणवी सिंगर जो उनके साथ थे इस हादसे के दौरान उनको चोट आई है। दिल्ली सोहना मार्ग पर यह हादसा हुआ है। किसी अज्ञात वाहन ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। सोहना दिल्ली रोड पर यह हादसा हुआ है। वीर साहू जो हरियाणवी सिंगर हैं उनके साथ थे, वो इस हादसे में चोटिल हुए। अभिनेता सलमान खान आज 54 साल के हो गए। सलमान को अपने बर्थडे पर खास गिफ्ट भी मिला। ये गिफ्ट उन्हें उनकी बहन अर्पिता से मिला, जो दूसरी बार मां बनी है। लेकिन इस स्पेशल गिफ्ट से पहले सलमान ने अपने घर वालों के साथ केक काटकर जन्मदिन का जश्न मनाया। सलमान खान का जन्मदिन इस बार भाई सोहेल खान के घर पर धूमधाम से मनाया गया। बच्चों से बेहद प्यार करने वाले सलमान खान ने
अपनी गोद में अर्पिता के बेटे आहिल को लेकर केक काटा। केक काटने के दौरान सलमान के साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद था। सलमान खान की बर्थडे पार्टी में उनके करीबी दोस्त भी पहुंचे। इसमें उनकी फिल्म दबंग 3 की टीम के सोनाक्षी सिन्हा और किच्चा सुदीप भी शामिल थे। केक काटने के बाद सलमान ने सुदीप को केक खिलाया। सलमान की बर्थडे पार्टी में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। कैटरीना कैफ। सलमान की बर्थडे पार्टी में शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान के साथ शामिल हुए। राजपाल यादव, तब्बू, सुनील ग्रोवर, रवीना टंडन। इसके अलावा सलमान की बर्थडे पार्टी में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। बताया जा रहा है कि सलमान खान हर बार अपनी जन्मदिन की पार्टी पनवेल फार्म हाउस पर धूमधाम से मनाते थे, लेकिन इस बार अर्पिता की डिलीवरी की वजह से उन्होंने बर्थडे पार्टी भाई सोहेल खान के बांद्रा वाले अपार्टमेंट में रखी है। सलमान खान के जन्मदिन पर उनकी बहन अर्पिता खान ने उन्हें खास तोहफा भी दिया। अर्पिता ने रात में ही बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम परिवार ने आयत रखा है। सलमान के जन्मदिन पर आई ये खुशखबरी अर्पिता और उनके पति आयुष ने मीडिया में एक बयान जारी करके दी। उन्होंने बताया कि हमें ये बताने में अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है। इस खास मौके पर हम परिवार, दोस्तों और सभी शुभचिंतकों को उनके प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद कहना चाहते हैं। ये यात्रा आप सबके प्यार और आशीर्वाद के बिना पूरी नहीं हो सकती थी। सलमान की बहन अर्पिता दूसरी बार मां बनी है। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये पहले ही तय किया हुआ था कि वो अपने दूसरे बच्चे को जन्म भाई सलमान खान के जन्मदिन पर ही देंगी। और अब वक्त है आज के गीत का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सलमान खान का जन्मदिन है, तो चलते चलते साल 2016 में आई सलमान की फिल्म सुल्तान के इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं।